Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 12 of class 8th science. I have already explained the question number 1 to 6. अब I am going to explain the question number 7. Students, हमने कल एक क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. पहला क्वेश्चन है, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a large force? इकबाल को तो हल्का बॉक्स को धक्का देना है और सीमा को भारी बॉक्स को, तो किसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ये तो अंडरस्टूड है. देखो, आपको जो भारी बॉक्स होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वेट से फ्रिक्शन बढ़ता है. अगर किसी चीज़ में ज़्यादा वेट है तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ये रूल है. तो इकबाल एंड सीमा आर पुशिंग सिमिलर बॉक्स बट ऑफ डिफरेंट वेट. दोनों के बॉक्स सेम है, सेम साइज के हैं, परंतु उनका वेट कम ज़्यादा है और फ्लोर भी सेम ही है. तो किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी? सीमा हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुश द हैवी बॉक्स. द मोर इज़ द वेट ऑफ द बॉक्स. अगर बॉक्स का वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश. हेयर सीमा विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, बिल्कुल वो हिल नहीं रहा होता, तो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इज लार्ज. तो जो आपस में वे दो सरफेस आपस में जो जैसे धसे हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर, वो ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के अंदर वो गड़े हुए होते हैं. दस आर लार्ज फोर्स हैव टू अप्लाई टू ब्रेक दीज इरेगुलरिटीज. तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसे मूव करने के लिए. वाइल मूविंग वन सरफेस ओवर द अनदर वंस द सरफेस स्टार्ट टू मूव. लेकिन जब एक बार ये इंटरलॉकिंग में से निकल जाती है वो चीज़, वो बाहर आ जाती है दो सरफेस, जब वो स्लाइड करने लग जाती है, द टाइम ऑफ interaction for the interlocking of irregularity between the two surfaces is less. They do not get interlocked strongly, hence sliding friction is less. जब कोई चीज़ एक बार स्लाइड करने लगी उस पे से, जब तक वो रेस्ट पे हैं तो वो आपस में धसे हुए हैं, जैसे ही वो स्लाइड करने लग जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं. उनकी इंटरलॉकिंग जब बाहर आ जाती है तो वो जल्दी मूव कर सकते हैं और इंटरलॉकिंग कम हो जाती है, उसे स्लाइडिंग सरफेस बोलते हैं. जब वो स्लाइड करने लगी तो फ्रिक्शन कम होने के कारण स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है स्टैटिक से. स्टैटिक होता है रेस्ट पे, जब कोई वस्तु मूव नहीं कर रही है. गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो. अब हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे हमें पता चले जो घर्षण है वो देख हमारा दोस्त भी है, फ्रेंड मीन्स दोस्त, एंड फो मीन्स दुश्मन. फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी है और नुकसानदायक भी है. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है. कुछ एग्जाम्पल उसके यूजफुलनेस के देने, फ़ायदेमंद, और कुछ उसके नुकसान के. तो फ्रिक्शन इज अवर फ्रेंड. पहले हम उसके फ़ायदे बताएंगे फ्रिक्शन के. इट इज़ नेसेसरी फॉर वॉकिंग. अगर हमें ग्राउंड पे चलना है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, रफनेस होनी चाहिए. स्मूथ सरफेस पे हम फिसल फिसल के गिरेंगे. इट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग एंड वेल्डिंग. अगर हमें लिखना है, वेल्ड करना है कुछ चीज़, तो फ्रिक्शन होना चाहिए. टू फिक्स ए नेल इनटू द वॉल. किसी दीवार में अगर हमें नेल कील गाड़नी है तो वहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए. रफनेस के कारण ही हम कील गाड़ सकते हैं. फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड ग्रिप टू द ग्राउंड. अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा तभी वो ढंग से चल पाएगी, नहीं तो फिसलती रहेगी, उसकी ग्रिप नहीं बनेगी. इट इज़ नेसेसरी टू इग्निट द मैच बॉक्स. आपको अगर मैच बॉक्स में से कोई मैच स्टिक निकाल कर जलानी है तो उसे साइड में रगड़ते हैं, इससे वो फ्रिक्शन से गर्म होकर जल जाती है. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड. अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी बिल्डिंग आप बना ही नहीं सकते. कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मैच स्टिक जलानी है, रोड पर चलना है, आपको लिखना है, तो फ्रिक्शन ज़रूरी है. अब कुछ एग्जाम्पल फ्रिक्शन के. फ्रिक्शन इज ए फो, कि फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है. किस रूप में दुश्मन है? इट कोज वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर होता है टूट फूट होना, फटना. तो अवर मशीन, हमारी जो मशीन्स हैं उसके कल पुर्जे, उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, आपस में रगड़ खा खा के. ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस दैट कोज हार्म टू द पार्ट्स ऑफ मशीन. अब फ्रिक्शन के कारण कोई भी चीज़ गर्म होती है, आपस में रगड़ खाने से क्या होगी? एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के टच में आएगा और वो मूव करेगा तो हीट, गर्मी पैदा होगी और उससे जो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, उनको हार्म मीन्स हानि पहुँचती है.
इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इससे मशीन थोड़ी जिस स्पीड से वर्क कर रही होती है उसकी एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाती है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू डू द सेम वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। कोई हैवी बॉक्स है उसे आपको धक्का देना है, अगर वहाँ फ्रिक्शन ना हो तो ईजिली कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्शन होगा तो और ज़्यादा फोर्स लगाकर तब जाके आप उसे धकेल पाओगे। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है जो चलने ही नहीं देती, तो उस मूवमेंट को करने के लिए हमें उससे अपोजिट जब काम करना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो लाइक ऑल लिक्विड्स एंड एयर, लिक्विड और एयर को फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ये भी फ्रिक्शन पैदा करती है। अगर आप हवा में तैरने की कोशिश करो या पानी में तैरने की कोशिश करो तो क्या होगा, वो आपको तैरने नहीं देंगे, जिस दिशा में आप जाने की कोशिश करोगे उससे अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन लगेगा। द फ्लूइड आल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आया नहीं अभी, फ्लूइड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं जिसे ड्रैग बोलते हैं, ऑन द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू देम। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ओवरकम दिस ड्रैग, उसे स्पेशल वर्ड दिया गया है उस फ्रिक्शन को, DRAG, ड्रैग, जो पानी में लगता है और हवा में लगता है। द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, एरोप्लेन हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, आपने देखा है हवा में उड़ने के लिए एरोप्लेन को स्पेशल शेप देते हैं, आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में से मोटा, इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी से फ्रिक्शन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और वो ईजिली हवा में उड़ सकता है। आप पानी में देखो मछलियों की शेप भी ऐसे होती है, आगे और पीछे से पतली, बीच में से मोटी, तो उसी से आइडिया लेकर फ्रिक्शन को कम करने के लिए एरोप्लेन की शेप बनाई गई। जो जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़ हैं या नाव है, उनकी शेप भी आपने देखी होगी, बीच में से मोटी होती है, आगे से और पीछे से पतली, इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये स्पेशल शेप है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए दी जाती है ताकि वहाँ फ्रिक्शन कम लगे फ्लूइड्स में। आज मैंने आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको ये लर्न भी करने हैं। जिन स्टूडेंट ने नहीं लिखे वो लिख भी लेना। ओके स्टूडेंट।